हेलो दोस्तों, तो हर हर महादेव। आज हम अपना पार्ट नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, NISM 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स। सो लेट अस किक स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑप्शन। ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, एक बायर के पास राइट होता है कि वो अगर ऑप्शन ख़रीद ले और अगर फ्यूचर में शेयर का प्राइस इंक्रीज़ करे तो वो उसको सेल करके निकल सकता है मार्केट से। इट इज़ एन ऑप्शन गिवर टू बायर वेदर टू बाय और सेल द ऑप्शन लेटर ऑन, कि आप बाद में बेच सकते हो या नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बायर के ऊपर। पर सेलर को वो एक्सरसाइज करना पड़ेगा जो आपकी विल है। जो आप अगर सेलर को अगर आप कहो तो कि बाय करो या सेल करो, वो आपको सेलर को देना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अब लग रहा था कि अपोलो माइक्रो सिस्टम जैसी कंपनी है, मैं आपको बताता हूँ। दैट इज़ ऑप्शन। Now let us read the definition. In the options, buyer has right but not the obligation to buy or sell. Seller has an obligation if exercised. Seller के पास obligation है कि उसको exercise करें. For example, an investor buys a call option on Apollo Microsystem, जैसे मैंने आपको बताया, expecting prices to rise. अगर वो प्राइस राइज कर गया, जैसे अब 70% बढ़ा, तो वो प्रॉफिट कमाएगा कॉल ऑप्शन खरीद के। इफ़ नॉट ही ओनली लूजेज द प्रीमियम पेड। अगर वो सपोज़ करो कि कोई शेयर होता TCS का जो अभी फ़िलहाल गिर रहा है 1 महीने से ड्यू टू द फुलिश ट्रम्प टैरिफ्स। सो अगर वो गिरता उसकी जगह, तो उसमें क्या होता है कि जो बायर था वो सिर्फ अपना जो प्रीमियम पे करता ना ऑप्शन पे कहता है प्रीमियम पे करना पड़ता, सिर्फ वही लूज़ करता वो। ही विल लूज़ ओनली प्रीमियम पेड। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ऑप्शंस आर जस्ट लाइक इंश्योरेंस, दे आर ओनली एक्सरसाइज्ड इफ़ द मार्केट प्राइस बिकम्स हायर दैन द प्राइस एज फिक्स्ड वाइल ऑप्शंस बाइंग। इसका मतलब समझिए आप कि अगर मार्केट प्राइस जो अभी भाव चल रहा है माइक्रो सिस्टम का, अगर वो उससे ऊंचा हुआ जो हमने ऑप्शन के दौरान बाय किया था, तो उसमें जो है वो बायर का फ़ायदा होगा, तो वो उसको तभी एक्सरसाइज करेगा बायर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज स्वैप्स। स्वैप्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर एग्रीमेंट्स टू एक्सचेंज द कैश फ्लोज, और ये इंटरेस्ट रेट या फिर करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए काम होते हैं। हेज करने का मतलब है कि हम इसको रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे। इसमें हमने 2 कंपनियाँ ली हैं, एक इंडियन कंपनी है और एक कोई और इंडियन कंपनी है, कंपनी बी अनदर इंडियन फर्म। तो अब इसमें क्या है, कंपनी ए ने एक लोन लिया 10 करोड़ रुपए का फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब जो अभी करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो कंपनी ने लिया हुआ वो। और कंपनी ए जो है वो चिंतित है कि जो मार्केट में रेट है वो बढ़ सकता है फ्यूचर में, कि 10% की जगह वो 11% या 12% हो सकता है जो इंटरेस्ट का रेट है। वहीं पे जो कंपनी बी है वो उसका थॉट प्रोसेस है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर सकता है फ्यूचर में। तो इसमें क्या है, ये जो 2 कंपनीज़ हैं, कंपनी ए और बी, ये आपस में अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसको स्वैप कर लेंगे। स्वैप का मतलब वो अपने उसको एक्सचेंज कर लेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप। इसमें क्या हुआ, कंपनी ए के ऊपर जैसे था 10% का इंटरेस्ट रेट, 10 + 2 मतलब 12% का, तो कंपनी ए को ये लग रहा है कि जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट है, कंपनी बी को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, कंपनी ए को कहा कि भाई तू मेरा 9% जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है वो तू पे कर, और जो तेरा इंटरेस्ट रेट है जो अभी फ़िलहाल 10% चल रहा है वो मैं पे कर देती हूँ। तो इससे क्या हुआ फ़ायदा कंपनी बी को कि जो 9% का इंटरेस्ट था, 9% इंटरेस्ट रेट,
वो तो फिक्स्ड उसका पे करेगा कंपनी है, और कंपनी बी को क्या फ़ायदा है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वो कंपनी बी पे करेगी। तो इसमें इन्होंने क्या किया, अपने जो इंटरेस्ट पेमेंट थी उसको स्वैप कर लिया, उसको इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया आपस में। नाउ आई विल शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा विद यू। You should not, why you should not go into future and option segment while doing the trading. So let me show the main data. According to the Securities and Exchange Board of India SEBI, 10 में से 9 जो ट्रेडर्स हैं जो F&O में ट्रेड करते हैं वो नेट लॉस कर रहे हैं भाई। 90% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं, और जो 10% प्रॉफिट भी बना रहे हैं उसमें से भी जो है 15 से 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट में जा रहा है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपया कमा लिया तो कोई बहुत तीर नहीं आपने मार लिया, 1000 कमा के भी आपको कम से कम 150 से 500 रुपया ट्रांजैक्शन कॉस्ट में जाएगा। और जो ब्रोकरेज वगैरह होती हैं, GST होता है, STT होता है, सिक्योरिटीज़ एंड ट्रांजैक्शन टैक्स, इसी में आपका काफ़ी प्रॉफिट चला जाएगा। सो यू शुड नॉट डू F&O ट्रेडिंग, इट इज़ अ वेरी रिस्की बेट। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको भी 1000 से 1 लाख बनाने हैं तो आप ज़रूर जाइए इसमें। डेरिवेटिव्स इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, इट कैन बी वेपन ऑफ मास वेल्थ डिस्ट्रक्शन और मास वेल्थ क्रिएशन। या तो आपकी ये बहुत ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट करेगा या तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये दो धारी तलवार है। पर ज़्यादातर केसेस में जो रिटेल ट्रेडर्स जाते हैं, जो अकेले अकेले नया मोटिवेशन लेके आते हैं यूट्यूब से कि हाँ भाई 1000 से 1 लाख के सपने देख के आते हैं, वो ज़्यादातर डूबते हैं इसमें। ये जो मेन काम है ना, जो डेरिवेटिव्स या F&O, इट इज़ मेनली अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपके FIIs होते हैं या DIIs होते हैं, दैट आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा है, जैसे 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। वो जब आते हैं ना मार्केट में तो उनके पास एल्गो ट्रेडिंग करते हैं वो, मतलब वो AI के ज़रिए या कंप्यूटर्स के ज़रिए ट्रेड बिठाते हैं, और उनके पास बैकएंड में बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती है। तो इसलिए ये जो मेनली F&O वगैरह है इसमें आपको नहीं घुसना चाहिए। दीज आर वेरी रिस्की अनलेस यू आर वेरी प्रोफेशनल और वेरी मच श्योर अबाउट द ट्रेंड्स। तो आपको मेरे हिसाब से इसमें अभी नहीं जाना चाहिए। सो अभी तो बाकी आपके ऊपर है कि अगर आप जाना चाहते हो फिर भी जाओ, मेरा काम समझाना। सो नेक्स्ट, अब ये भाई पॉसिबल कैसे है कि मैं कह रहा हूँ जैसे कि 90% जो है वो लॉस करते हैं और बाकी के जो हैं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ रहे हैं इतनी। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? डेरिवेटिव्स लाइक फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप्स एंड फॉरवर्ड्स अलाउ यू टू कंट्रोल बिग पोजीशंस विद स्मॉल मार्जिन। अब इसमें क्या होता है कि हमें ना एक एंजल वन ऐप पे जाके आपको बताता हूँ मैं प्रैक्टिकल, कि जब भी आप ये बाय करते हो कॉल ऑप्शन या वो F&O में, तो आपको एक मार्जिन मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्राडे मार्जिन। जैसे हम गए अभी F&O में, आप देख सकते हो कि अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का जैसे मैंने बाय किया, ये कॉल ऑप्शन बाय कर लिया मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मैंने क्वांटिटी ली 3561 के रेट के हिसाब से। तो अब इसमें क्या है कि मेरे को इंट्राडे में लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि मैं कम पैसे से 5 गुना तक ज़्यादा का ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, ये बहुत बेनिफिशियल, अगर आपका शेयर ऊपर चल जाए तो आपको कम पैसे से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। पर वहीं अगर आपका जो बेट था, जो आपने लगाया था बेट, अगर वो आपके अगेंस्ट चला गया या फिर शेयर का प्राइस उस दिन नीचे चला गया, तो भाई आपको जो नुकसान है वो भी 5 गुना होगा। अगर आप 1000 रुपया कमाने चले थे तो उल्टा 5000 का लॉस करके आओगे घर पे। तो इसलिए आपको F&O में जो लेवरेज है वो अभी यूज़ नहीं करने का यार, मतलब आपको F&O में नहीं आने का। भी आपको स्टॉक्स में बाय या सेल करना, डिलीवरी की पोजीशंस होल्ड करके रखो। सो दिस इज़ द मेन मोटिव बिहाइंड माई वीडियो, दैट देयर इज़ सो मच क्रेज़ अबाउट डेरिवेटिव पोर्शन इन द इंडियन पब्लिक। तो उनको मैंने कहा एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। सो अब हम बात कर रहे थे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं
एफ आई आई या फिर डी आई आई, उनका ये काम होता है। उसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि कई बार वो भी ट्रैप में फंस जाते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास निक लीसॉन एंड बारिंग्स बैंक। ये क्या 1995 की स्टोरी है। एक निक लीसॉन एक क्या था, ट्रेडर था, और जो बारिंग्स बैंक है ये एक यूके का बहुत पुराना मर्चेंट बैंक था। तो इसकी कहानी सुन लेते हैं। निक लेसन अ ट्रेडर एट बारिंग्स बैंक, ही यूज्ड डेरिवेटिव्स एफ एंड ओ। ध्यान से सुनना, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ, एफ एंड ओ। उसने क्या किया, निकी इंडेक्स, जापान का जैसे हमारा निफ्टी 50 है ना, और जापान में निकी इंडेक्स है, उसने क्या किया, बहुत बड़ी बड़ी शर्तें लगाई। ही प्लेस्ड ह्यूज बेट्स थिंकिंग द मार्केट वुड रिकवर आफ्टर फॉल। उसने क्या किया था, बेसिकली कॉल ऑप्शन को बहुत ज़्यादा बाय कर लिया था, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। उसको लग रहा था कि मार्केट दनादन ऊपर जाएगा, पर उस टाइम क्या हुआ, जो जापान में कोब अर्थक्वेक आ गया, जिसके कारण उनकी जो मार्केट वो और भी डाउन जाना शुरू होगी, जापान की मार्केट, जापानीज़ मार्केट। तो इससे क्या हुआ, जो वो ट्रेडर था वो अपनी पोजीशन को उल्टा और डबल करना शुरू हो गया। उसको लग रहा था कि मार्केट डाउन जा रही है तो बाय करने के लिए ये बहुत बड़ा चांस है। तो इससे क्या हुआ, वो एक सर्कल में फंस गया और इट रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ 1.4 बिलियन डॉलर्स। वो लगभग 12,000 करोड़ का लॉस करके आया। और इससे क्या हुआ, जो बारिंग्स बैंक था, यूके का सबसे पुराना बैंक, वो कोलैप्स कर गया। इट रिजल्टेड टू द कोलैप्स ऑफ द बैंक। तो हमने इससे क्या लेसन सीखा कि रिस्क कंट्रोल प्रॉपर ना होना, या फिर बेवकूफ़ों की तरह लेवरेज लेते रहना 5 गुना 10 गुना। और बिटकॉइन में मैं देखता हूँ वहाँ तो 100 गुना भी मिलता है, वो तो बहुत बड़ी मूर्खता है। तो वो आपको डिज़ास्टर क्रिएट करता है, वो बहुत बड़ा आपके लिए एक सिर दर्द बन सकता है। अगर वो आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसको मैग्नीफाई करा तो लॉस को भी बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है वो। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लॉस ही होता है। कई बार राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उन्होंने ऑप्शंस और फ्यूचर्स को बहुत स्मार्टली यूज़ किया और बुलिश पोजीशन ली थी उन्होंने 2003 से 7 के टाइम में। तब जो था वो वैसे बुल रन का टाइम था, तो उन्होंने कॉल ऑप्शन बाई किए थे। ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। सो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी और जो उनका टेक्निकल एनालिसिस था वो बहुत सॉलिड था भाई, और उनके पीछे एक बैकएंड में पूरी टीम थी, इसलिए वो प्रॉफिट कमा पाए। तो दैट इज़ वाई आई एम रिकमेंडिंग यू अगेन एंड अगेन to not go into the future and option segment. So next we will study market participants. Basically there are 3 main types of participants. 3 तरह के participants होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, hedgers, traders and arbitragers. तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। hedgers का मेन गोल क्या होता है कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई एक्सपोर्टर है, वो हेज कर रहा है USD INR वॉलेटिलिटी को, और वो क्या करता है, एक करेंसी फॉरवर्ड में एंटर कर देता है। उससे क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे आज जो एक्सचेंज रेट है वो 88 रुपीज़ है, तो फ्यूचर में अगर लग रहा है वो 90 हो सकता है। तो वो आपस में क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर लेते हैं, USD INR कॉन्ट्रैक्ट को। और जो फार्मर है, जैसे वो वीट के प्राइस को हेज कर लेता है। तो ये जो हेजर्स हैं मार्केट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, फर्स्ट वो हो गए हेजर्स। इनका जो मेन एम होता है, जो मेन गोल होता है, वो होता है रिस्क को मिनिमाइज़ करना। नेक्स्ट आर ट्रेडर्स। दे आर टिपिकल मिडिल क्लास पब्लिक ऑफ इंडिया हु आर थिंकिंग दैट दे विल मेक लैक्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वेरी लिमिटेड कैपिटल। तो उनका जो मेन होता है गोल, वो प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना होता है, कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। RBI ने अभी रिसेंटली करेंसी डेरिवेटिव्स में जो सट्टा लगता था बहुत बड़ा बड़ा, उसको बंद किया। उससे क्या होता था कि जो RBI के पास रिजर्व्स होते थे USD के डॉलर्स में, तो वो अफेक्ट हो रहे थे। इसलिए RBI ने 2024 में ये बैन कर दिया, जनवरी 2024 में। वाई RBI डिड सो? बिकॉज इट वॉन्ट्स दिस टूल टू बी यूज फॉर हेजिंग नॉट बैटिंग। RBI चाहता था कि ये रिस्क को हेज करने के लिए काम है, ना कि सट्टा लगाने के लिए काम है। नेक्स्ट आर आर्बिट्राजर्स। अब ये क्या होते हैं, ये
बहुत चालू लोग होते हैं, ये होते हैं कि जो प्राइस डिफरेंस होता है ना दो मार्केट्स के बीच, जैसे NSE पे अडानी का शेयर मिल रहा है 810 रुपये का और BSE पे मिल रहा है 812 रुपये का। ये क्या करते हैं, NSE से बाई करते हैं 810 में और 812 में BSE में बेच देते हैं। 2 रुपया बिना किसी रिस्क के बैठे बैठे बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्बिट्राजर्स, कि विदाउट टेकिंग एनी रिस्क दे आर मेकिंग प्रॉफिट्स। सो ये भी आम पब्लिक का काम नहीं है, ये काम है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का, जिनके पास एल्गो ट्रेडिंग होता है। तो वो इसको प्राइस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो ट्रेड लगते हैं वो विद इन सेकेंड्स में हो जाते हैं। 10-15 सेकंड में ट्रेड बाय होकर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। अगर आप मैन्युअली करने जाओगे खुद से तो हो सकता है कि जो आपका चांस है वो मिस हो जाए। सो नाउ वी विल डिस्कस algo traders and next types of derivative market in our next video. Thank you all for listening to me, and we will be coming back with a great banger with next part, that is part number 4 of NISA made equity derivative. Thank you all, and once again, Har Har Mahadev.